हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट कैसा और इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहली बार जो आइडिया एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ रहे थे कि पहली बार आइडिया किसने दिया। एम.एन. रॉय ने दिया। नेक्स्ट, कंपनी 1773 से लेकर 1857 के बीच में जितने भी रूल बनाओ बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसको कंपनी रूल बोलते हैं। ये सारे रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाते थे, इसलिए कंपनी रूल बोलते हैं। फर्स्ट रूल, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इस रूल के अंदर ये था कि जितने भी कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था, उसको एक नया डेजिग्नेशन दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसको वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारंट हेस्टिंग था। नेक्स्ट, इस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया और सर एलिजे एम्फली वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? सर एलिजे एम्फली। और इस एक्ट के तहत जितना भी कंपनी का सर्वेंट्स को, उनको प्राइवेट जो भी ट्रेड में एंगेज होते उसको, उसके लिए प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया। वो एज ए कंपनी का मेंबर ट्रेड कर सकते, कंपनी का सर्वेंट है, काम करते, लेकिन अलग से प्राइवेटली उन लोग ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी, देखिए कंपनी को रूल करने के लिए दो बोर्ड्स थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। यहाँ पर इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि जो 6 मेंबर होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? मेनली कंपनी का अफेयर को सुपरवाइज करता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मेनली कमर्शियल रिलेटेड, कंपनी का जितने कमर्शियल रिलेटेड अफेयर है उसको सुपरवाइज करता था। नेक्स्ट, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। यहाँ पर ये प्रोविज़न है कि जितना भी सैलरी कोई स्टाफ, जितने भी सैलरी मिलेगा स्टाफ्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स को, सारे इंडियन रेवेन्यू से पे किया गया इस जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी सैलरीज होता था मेंबर्स को, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही पे किया जाता था उनका रेवेन्यू से, लेकिन अब से वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 का तहत यह हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था इंडिया में ट्रेड करने का, उसको अबॉलिश कर दिया गया। मोनोपोली इन द सेंस, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट्स था कि इंडिया में ट्रेड करे, और बाकी कोई भी यूरोपियन कंपनी को राइट्स नहीं था कि इंडिया में आकर ट्रेड करे। तो ये चीज़ को अबॉलिश कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डायरेक्शन दिया कि वो ईयरली 1 लाख रुपीज़ दे इंडियन एजुकेशन के लिए, 1 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करे। लेकिन कंपनी का जो मोनोपोली था चाइना के साथ, उसको इंटैक्ट रखा गया, उसको अबॉलिश नहीं किया। और जो कंपनी का जो ट्रेड, टी से लेकर ट्रेड था, टी, उसको भी मोनोपोली, उसको इंटैक्ट रखा गया, उसको अबॉलिश नहीं किया। सिर्फ उसका कंपनी का अबॉलिशन किससे हुआ? इंडिया का ट्रेड को अबॉलिश कर दिया गया। अब क्या होगा कि जितने भी यूरोपियन कंपनीज है वो आकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सेप्ट टी, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश जो यूरोपियन कंपनी है, इस कंपनी को राइट्स है कि वो टी में ट्रेड कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। ये इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के तहत ये हुआ कि सेंट्रल पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। पहले क्या होता था कि डिफरेंट स्टेट में अलग अलग गवर्नर होता था। अब क्या होगा कि एक सेंट्रल गवर्नर बनाया जाएगा, उसका पास सारे मेन पावर होगा और वही रूल करेगा। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको नया पावर दे दिया, नया डेजिग्नेशन दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उसको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया, इसलिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नहीं, यहाँ पर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के तहत जितना भी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर था वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास चले गए। गवर्नर जनरल काउंसिल क्या था? जो गवर्नर जनरल है उसको असिस्ट करने के लिए एक मेंबर होते, कुछ मेंबर होते, उसको गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल बोलते। जितने भी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर है उनको दे गया। और यहाँ पर एक 4th मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल को, उसको लॉ मेंबर बोलते, ये लॉ कमीशन। और उसका नाम मैक्यूले था, लॉर्ड मैक्यूले। और
नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 का तहत ये हुआ कि एक सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल को अपॉइंट करेंगे एक नया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल था उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन ये है कि वो लॉ मेकिंग बॉडी को, जितने भी लॉ बनाएंगे उसको लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है कि ये बनाया और लॉ को इन्फोर्स करना, उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते। तो गवर्नर जनरल काउंसिल का अंदर जो भी बॉडी होगा उसमें डिफ्रेंशिएट कर देगा। पहले क्या होता था कि वो एक ही बॉडी लॉ भी बनाती थी, इन्फोर्स भी करती थी। अब दो सेपरेट बॉडीज बना दिया जाएगा जिसमें लॉ मेकिंग बॉडी अलग होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होगा। नया चीज़ ला दी कि ओपन कंपटीशन कर दिया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ओपन कंपटीशन कर दिया। पहले ये सिर्फ ब्रिटेन का पीपल का अंदर ये पावर था कि उनको एग्ज़ाम लिखने का अधिकार था। अब क्या होगा, इंडियन लोग भी उसमें, इंडियन जितने भी इंडियन के स्टूडेंट है, एस्पेरेंट है, वो भी एग्ज़ाम लिख पाएंगे। अब यहाँ पर एक मेन डेवलपमेंट ये हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो मेंबर था पहले 24 हुआ करता था, अब उसको रिड्यूस करके 18 कर दिए। और वहाँ पर 18 में से 6 नॉमिनेटेड होगा। वो कौन नॉमिनेट करेगा? क्रॉन। क्रॉन यानी क्वीन, ब्रिटेन का क्वीन जो रानी होगी वो नॉमिनेट करेगी। अब यहाँ पर कंपनी का रूल को एक्सटेंड कर दिया और ये कहा गया कि कंपनी जितना भी इंडिया का एरिया को पोसेस करके रखे, जितना उसको रिटेन करके रखे, लेकिन कब तक रिटेन करके रखे ये पीरियड नहीं बताया गया। और ये एक्ट का तहत, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 के तहत फर्स्ट टाइम इंडिया लोकल पीपल को रिप्रेजेंटेशन मिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो सेंट्रल लेवल में होती। नेक्स्ट देखते हैं अब जो रूल्स बने हैं 1857 से लेकर 1947 का बीच में, उसको क्रॉन रूल बोलते हैं। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहुत, उसके बाद बहुत, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही बेसिस है जिसका वजह से बहुत सारा नया चेंजेस लाया गया और अब क्रॉन के पास सारा रूल चले गया था, पावर चले गया था। इसलिए इसका बीच में जितना भी रूल आएगा, जितना भी रेगुलेशन होगा, उसको क्रॉन रूल बोलते हैं। फर्स्ट रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इस रूल का तहत जितना भी कंपनी का पावर था उसको ब्रिटिश क्राउन मतलब क्वीन रानी के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब रानी के पास अथॉरिटी है कि वो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नया रूल बनाए, कुछ भी वो बना सकती है। अब जो पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल के एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया गया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा। ये ब्रिटिश क्रॉनी यानी वहाँ का रानी उसको अपॉइंट करेगी और वो उसको एक 15 मेंबर काउंसिल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ईजिली कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंडिया में एग्जीक्यूट कर सके। 15 मेंबर काउंसिल का उसको काम यह है कि वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करे कोई भी काम में। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिर्फ आंसरेबल ब्रिटिश क्राउन को है, मतलब रानी को है। और यहाँ पर एक ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। वाइसरॉय मतलब इसका पोस्ट चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, इसका तहत क्या हुआ? एक फिफ्थ मेंबर ऐड कर दिया गया वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहले क्या एक फोर्थ मेंबर ऐड कर रहे थे, लॉ कमीशन था। अब क्या हो गया, एक फिफ्थ मेंबर भी ऐड कर दिया गया, वो भी लीगल बैकग्राउंड से होगा। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एक मेजर डेवलपमेंट ये था कि यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम ला दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का अंडर में डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा। जैसे एट प्रेजेंट कैसा होता, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री के अंदर वो सब्जेक्ट होता है उसे वही, ये पोर्टफोलियो सिस्टम से यहीं से शुरू हुआ वो सिस्टम का इनिशिएटिव। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट सब्जेक्ट को हेड करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर और एक डेवलपमेंट ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश कर दिया। पहले हमने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 का तहत चार्टर्ड एक्ट सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश कर दिया। अब क्या होता है कि एक सेंटर का गवर्नर होता, वो सारे स्टेट को रूल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, सेंटर में बैठ के नहीं कर पाता। तो अगर सेंटर एक एक स्टेट को एक एक नया हेड दे दे और उनको अंदर एक पावर दे दे कि वो अपना एरिया को अच्छा से अपना हिसाब से रूल करे तो बेहतर होगा। उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिफरेंट स्टेट को पावर है कि वो अपना हिसाब से वो अपना स्टेट को रूल करे। जैसे कि एट प्रेजेंट हमारा इंडिया एक डिसेंट्रलाइज कंट्री है, पावर डिसेंट्रलाइज है।
ठीक है। इसके बाद जाके एक एक्ट है काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही एक दो एलिमेंट लाती है इसमें। फर्स्ट थिंग है कि ये एक्ट के तहत ये प्रोविज़न मिल गया कि ये बजट को डिस्कस कर सके। बजट डिस्कस करना यानी लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन का राइट्स मिला, उन लोग रिप्रेजेंट कर सके, अपना बात सामने रख सके। जब अपना बात सामने रख सकेंगे तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्शन टाइप का प्रोसेस इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। अभी तक इलेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन एक स्मॉल पार्ट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आने वाला वक्त में इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट का यहाँ पर इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नाम लॉर्ड मॉर्ले था और वाइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड मिंटो था। तो ये दोनों को कंबाइन करके मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। और इस काउंसिल का इस एक्ट के तहत क्या हो गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका पास राइट्स है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती मिनिस्ट्री से, और मिनिस्ट्री आंसरेबल भी है। जितने भी मिनिस्टर आंसरेबल है उसका कोई भी बिल को मूव कर सकती, कोई भी रिजोल्यूशन मूव कर सकती। यहाँ पर ये बताया ये एक्ट का तहत ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर है और प्रोविंसेस का मतलब स्टेट, जितना भी लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर और स्टेट में है उसको एक्सपैंड कर दिया गया। एक्सपैंड यानी अभी नया बहुत सारे मेंबर इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन उसका मेंबर का काउंटिंग इक्वल नहीं है। मे बी सेंटर, हमें बताया गया कि सेंटर में 16 है और प्रोविंशियल में 60 है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी यहाँ पर मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो भी मुस्लिम पीपल है वो सिर्फ अपना एक मुस्लिम लीडर को इलेक्ट करेंगे। यहाँ पर और एक डेवलपमेंट ये है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन मेंबर है जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है फर्स्ट इंडियन मेंबर जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करता है? वो कोई और नहीं, सत्येंद्र प्रसाद है सिन्हा। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम सैमुअल मॉन्टेग्यू है एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस वक्त का वाइसरॉय था, तो दोनों नाम को कंबाइन करके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया, पहले ऐसा होता है कि जो सेंट्रल का पास इन बहुत पावर होता है कि प्रोविंस है जो स्टेट को कंट्रोल करे, लेकिन आप क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। अब स्टेट अपना हिसाब से रूल कर सकता है, सेंटर का एकदम कंट्रोल नहीं होगा अब। लेकिन यहाँ पर और एक डेवलपमेंट है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका पावर को रिड्यूस कर दिया। पहले क्या होता था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पास एक्सट्रीम पावर था क्योंकि उसको क्राउन अपॉइंट करती है, लेकिन अब उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। अब ये बताया गया कि जो 6 मेंबर होगा वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो 6 मेंबर में से 3 मेंबर इंडियन होना चाहिए, डायरेक्ट बोल दिया। और डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का तहत इंट्रोड्यूस हुआ। अब और एक डेवलपमेंट ये है कि एक बाइकैमेरल लेजिस्लेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटर में। बाइकैमेरल लेजिस्लेटिव सिस्टम यानी अपर हाउस लोअर हाउस, अब ये सेंटर में इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन स्टेट में क्या इस्टेब्लिश किया? डायआर्ची सिस्टम। डायआर्ची सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बताए। रिजर्व सब्जेक्ट को गवर्नर कंट्रोल करेगी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्रीज। मिनिस्टर कौन है? वहाँ का स्टेट अपॉइंट करेगी, वो मिनिस्टर है। सॉरी, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को गवर्नर रूल करेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ गवर्नर उसको एडमिनिस्टर करेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन उन लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मतलब द सिंपल वे में ये बता सकते हैं कि ये में बाइकैमेरल सिस्टम है, आप नया इनिशिएटिव इंक्लूड किया गया। और डायआर्ची सिस्टम, बाइकैमेरल यानी अपर हाउस लोअर हाउस, एंड डायआर्ची सिस्टम यानी सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ में सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या किया, पहले तो मुस्लिम्स का था मॉर्लेमेंटो के रिफॉर्म में, लेकिन आप वो चीज़ को एक्सपैंड करके सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन उनके लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
नेक्स्ट यहाँ में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि जो कमीशन है उसका जो हेड था, उनका चेयरमैन यानी उनका नाम जॉन साइमन था। और ये साइमन कमीशन को फर्स्ट टाइम कब कॉन्स्टिट्यूशन किया, 1927 को कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन किया गया कि ताकि ये देख सके कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका वर्किंग प्रोविजन को देखने के लिए अपॉइंट किया गया साइमन कमीशन को। नेक्स्ट चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया, डायरची सिस्टम को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल लेवल, फेडरल लेवल यानी सेंट्रल लेवल में स्टैब्लिश कर दिया गया। डायरची सिस्टम पहले बताया कि एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा। ये प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस जब किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर, लेकिन अब ये क्या कर दिया, सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। एक फेडरल लिस्ट है, एक प्रोविंशियल लिस्ट में, एक कॉन्करर लिस्ट में। कंफ्यूजन नहीं हो ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना भी आना ज़रूरी है कि डायरची सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या था प्रोविज़न, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर क्या प्रोविज़न था डायरची का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या प्रोविज़न था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1990 के अंदर ये प्रोविज़न था कि रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था, 2 सब्जेक्ट था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या 3 सब्जेक्ट कर दिया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश कर दिया। यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब ये है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट टुगेदर एक यूनिट फॉर्म करेगा ना। यहाँ पर क्या हो गया, हमने देखा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या किया, ये बाइकैमेरल सिस्टम सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब की बार इन लोग प्रोविंसेस में भी इस्टेब्लिश कर दिया, यानी स्टेट में भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब फेडरल लेजिस्लेचर के पास 2 चैम्बर है। चैम्बर एक काउंसिल ऑफ स्टेट है और एक फेडरल असेंबली है, 2 चैम्बर। और 2 चैम्बर में से जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको परमानेंट बॉडी है, और उसका जो 2/3, क्यों परमानेंट बॉडी है, क्योंकि उसका जो 2/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होगा। मतलब वो कंटिन्यू बॉडी है, सारा मेंबर एक साथ कभी रिटायर नहीं होगा, सिर्फ 2/3 रिटायर होगा, तो हमेशा उसका मेंबर एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सटेंड कर दी गया। पहले क्या हो गया, प्रिंसिपल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को दिया, देन सिख, क्रिश्चियन को दिया। अब क्या हो गया, इन लोग वुमेन्स को भी देना शुरू हो गया, लेबर को भी देना शुरू हो गया, डिप्रेस क्लास को। मतलब एक ऐसे इंडिया का पीपल को होल उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। वुमेन एक ग्रुप कर दिया, लेबर एक ग्रुप कर दिया, डिप्रेस क्लास एक ग्रुप कर दिया, डिफरेंट ग्रुप टाइप क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर और एक चीज़ डेवलपमेंट ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया। नाउ इम्पॉर्टेंट क्रूज मिशन 1942। क्रूज मिशन में क्या, यहाँ पर एक डोमिनेंट स्टेटस ये के प्रोविज़न इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर यह बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। और वहाँ वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कैसा बनाया जाएगा, जो प्रोविंशियल असेंबली होगा वहाँ का मेंबर को अपॉइंट करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा, और जो प्रिंसली स्टेट रहेगा वहाँ का मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। सिंपल समझे ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो स्टेट प्रोविंसेस रहेगा, प्रोविंसेस का मेंबर को असेंबली में इलेक्ट किया जाएगा, और जो प्रिंसली स्टेट रहेगा वहाँ से नॉमिनेट किया जाएगा। ना नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये इसका क्या, ये प्लान का नेक्स्ट रुकिए एक कैबिनेट मिशन प्लान, ये प्लान के तहत यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म किया जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया में बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन गवर्नमेंट एक साथ को एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन ब्रिटिश का हाथ में रहेगा, यानी जो मेन पावर होगा ब्रिटिश के हाथ में होगा। यहाँ इस एक्ट का कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत प्रोविंसेस को यानी स्टेट को भी ये पावर है कि वो कोई भी सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है, जैसे कि एजुकेशन, सैनिटरी, पुलिस, फॉरेस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती, लेकिन एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये 3 के ऊपर लॉ नहीं बना सकती। इस प्रोविजन के अंदर इंडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी।
और ये प्रोविज़न ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, मैंने बताया कि जो भी प्रोविंशियस मेंबर होगा वो प्रोविंशियल इलेक्टेड मेंबर को कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान का तहत माउंटबेटन प्लान एक पार्टीशन प्लान लाता है सामने, और जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन प्लान का इमीडिएट इफेक्ट ये था कि इंडियस इंडिपेंडेंट एक्ट फॉर्म हुआ। इंडियस इंडिपेंडेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसका तहत जो ब्रिटिश रूल है हमेशा के लिए एंड हो गया इंडिया में, और जो भी ब्रिटिश ने सारा पावर इंडिया के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब थोड़ा देखते हैं इंडियस इंडिपेंडेंट एक्ट क्या है। ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सारे पावर इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगी, और यहाँ पर जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ऑफिस को ही एबॉलिश कर दिया जाएगा। और अब क्राउन का कोई पावर नहीं है कि वो इंडिया को ऊपर रूल करे और कोई भी लॉ बनाए। अब सारे पावर इंडियन के हाथ में है। अब नेक्स्ट ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946। इंटरिम गवर्नमेंट यानी जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना ना लेते, संविधान को बना नहीं लेते, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता, तब तक का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कौन चलाएगा, कंट्री को कौन चलाएगा। तो उसके बीच में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ही क्या करे, अपने आप को एक गवर्नमेंट का एक इंटरिम गवर्नमेंट का जैसा फॉर्म करे, उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। और इंटरिम गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ, 2 सितंबर 1946। ये कहाँ से फॉर्म हुआ, न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, उसी का मेंबर एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करे अपने आप को। देखते कौन कौन मेंबर है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते क्वेश्चन कि ये मेंबर कौन सा पोर्टफोलियो को हेड करता था, कौन सा मेंबर। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप, इसको हेड करता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन माथाई इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जगजीवन राम लेबर, सरदार वालदेव सिंह डिफेंस, CH बावा वार्क माइन एंड पावर, लाखत अली खान फाइनेंस, अब्दुल रब निसाद पोस्ट एंड एयर, नेक्स्ट आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, C राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट, I चंद्रीगर कॉमर्स, गजनफर अली खान हेल्थ, जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे कौन कौन सा मेंबर है, मिनिस्टर है, और कौन कौन सा पोर्टफोलियो को हेड करता था, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बने रहे साथ। थैंक यू, बाय बाय।